तो आज हम शुरू करेंगे नीट के PYQs। फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज। इन चार ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सी चीज है जो स्पीशीज के अंदर नहीं पाई जाती। तो आप पॉज करके इसका आंसर सोचें 5-10 सेकंड में। हम चलते हैं ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए इज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। एक स्पीशीज जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में मेटिंग करते हैं, उसके बाद नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन ये बिल्कुल सही है, एक स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरब्रीड करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो हमें देखते हैं हम, तो वो कैसा होता है। यहाँ पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर से देखने में सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं हम देखने में सिमिलर एक जैसे होते हैं। सबके दो हाथ होते हैं, आंखें होती हैं, लिप्स होते हैं, टांगे होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जेनरा। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो स्पीशीज होती हैं वो मिलके इंक्लूड होती हैं एक जेनरा के अंदर। जैसे कि पेंथरा टाइग्रस, पेंथरा ल्यू, पेंथरा प्रोडस, इन तीनों की जो स्पीशीज हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन ये सब एक ही जेनरा के अंदर है, पेंथरा के अंदर। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पे हमें नॉट ट्रू बताना है, तो आंसर यही होगा। चौथा ऑप्शन है प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो एक स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आगे नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं इंटरब्रीड करके। जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी बड़े होते हैं, फिर आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच वन इज ए यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर कौन सा इन चार ऑप्शंस में रूल है। तो आप चलेंगे ऑप्शन, आप इसको पास करके सोचें, इसका आंसर सोचें। तो ऑप्शन ए इज जीनस एंड स्पीशीज नेम्स आर इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन। जो जीनस और स्पीशीज का नाम होता है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है या अंडरलाइन करके लिखा जाता है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्पीशीज नेम कम बिफोर जीनस। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो स्पीशीज का नाम होता है वो बाद में आता है और जीनस का नाम पहले आता है। और तीसरा ऑप्शन है नेम्स कैन बी इन एनी लैंग्वेज। नाम किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नाम जो होते हैं वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, वो ड्राइव्ड होते हैं लैटिन लैंग्वेज से। जीनस इज ऑलवेज लोअर केस। जीनस का जो नाम है जब हम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो ये भी गलत है। हम स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है। देखिए, आप एक निमोनिक याद रखेंगे, दैट इज कीप पॉट्स क्लीन, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये जो है ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आप देखेंगे सबसे ऊपर किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद फैमिली है, उसके बाद जीनस है, उसके बाद स्पीशीज है। तो हमें यहाँ पे बताना है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who proposed binomial nomenclature? आप पास करके इसका आंसर सोचें। तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लीनियस। लीनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनाया था। ठीक है। तो एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमंस का नाम है
होमो सेपियंस। अब हमें करेक्ट यहाँ पे देखना है। तो हमने आपको बोला था जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के 4 रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। तो पहला जो नेम होता है ये जीनस का होता है और दूसरा स्पीशीज का होता है। फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज। तो फर्स्ट जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जीनस का नाम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से होता है, तो इसका स्पीशीज का स्मॉल होता है पहला लेटर। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्मॉल हैं, गलत है। दूसरे में देखिए आप दोनों कैपिटल हैं, ये भी गलत है। और ये होमो सेपियंस ये बिल्कुल सही है। और चौथा भी गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीशीज का कैपिटल है और जीनस का स्मॉल है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या है? आप इसका आंसर सोचें। तो ऑप्शन ए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नेम, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये बिल्कुल सही है। और इंडियन कोड ये नहीं होता, ये भी गलत है। और इंटरनेशनल काउंसिल, ये कोई काउंसिल नहीं है, तो ये भी गलत है। ये NCERT की लाइन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज इन बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में मैंने अभी भी आपको बोला कि जेनेरिक नेम जो होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्की। करेक्ट हायरार्की में ऑर्डर कौन सा सही है? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने वही याद रखना, निमोनिक कीप पार्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से होता है, के से होता है किंगडम, ठीक है। उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास। ये ऑर्डर आपको जो 7 हायरार्की के स्टेप्स हैं इनको याद रखना है। कीप पार्ट्स क्लीन और ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब हमें यही ऑर्डर इन ऑप्शंस में देखना है। कीप, क्लास, कीप सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम आना चाहिए, तो ये क्लास है, ये भी गलत हो गया। और सबसे पहले आना चाहिए किंगडम, ये भी गलत हो गया। सबसे पहले फाइलम है, ये सही है, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ICZN डील्स विद। ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जब जोलॉजिकल है तो ये एनिमल से डील करेगा, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जब ये जोलॉजिकल है तो एनिमल से डील करेगा, तो एनिमल नॉमेनक्लेचर, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये भी NCERT की लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओकर्स बाय। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ कैसे होती है? एक्युमुलेशन ऑफ मैटर, ये नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ मैटर से ये नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है, तो हमें लिविंग की बतानी है। तो दूसरा ऑप्शन है सेल डिवीजन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन होती है, तो यही इसका आंसर है। एक्सटर्नल डिपोजिशन से नॉन लिविंग के अंदर होती है। इंक्रीज इन बॉडी मास, ये भी नॉन लिविंग के अंदर हो सकती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेक्सॉन। टेक्सॉन की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए इज ए रैंक इन क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन एक रैंक होता है क्लासिफिकेशन के अंदर? नहीं। टेक्सॉन क्या होता है? टेक्सॉन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी लेवल। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किसी भी लेवल पे टैक्सॉन कहते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ऑर्डर लेवल, एट क्लास लेवल, जीनस लेवल, फैमिली लेवल, किसी भी लेवल पे उसको टैक्सॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। खाली स्पीशीज को भी नहीं कहा जाता, खाली जीनस को भी नहीं कहा जाता, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को किसी भी लेवल पे टैक्सॉन नाम दिया जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a taxonomic category? इन 4 में से कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है? तो फ्लोरा जो है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है, बाकी हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है ICBN डील्स विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ। ICBN किस नॉमेनक्लेचर से डील करता है, किसके नॉमेनक्लेचर से? ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये बॉटनी से मुराद है प्लांट्स, तो प्लांट्स से डील करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्सीडी। मस्सीडी फैमिली से कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए फायरफ्लाई, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी ग्रास सुपर, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी कॉकरोच, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी इज हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई इज करेक्ट। ये भी एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है, उसमें है हाउस फ्लाई बिलोंग टू फैमिली मस्सीडी, मस्का डोमेस्टिका इसका नाम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। आप पास करके आंसर सोचा करें, इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, बिल्कुल सही है। उसके बाद फैमिली इंक्लूड रिलेटेड जेनरा, फैमिली के अंदर रिलेटेड बहुत सारे जेनरा मिलके एक फैमिली बनाते हैं। आप बताएं ये चीज सही है या नहीं है? तो इसके लिए हम सबसे पहले वो ऑर्डर लिख लेते हैं, किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। पहले फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है फैमिली इंक्लूड रिलेटेड जेनरा, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। फैमिली इंक्लूड रिलेटेड जेनरा नहीं, ये सही बोल रहा है, ये सही है। नॉट करेक्ट हमें बताना है। तो ऑर्डर इंक्लूड रिलेटेड फैमिलीज, ऑर्डर इंक्लूड रिलेटेड फैमिलीज, ये भी सही है। जीनस इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, जीनस इंक्लूड रिलेटेड स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक जीनस बनाती हैं। तो ये जो है ये गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें बताना है नॉट ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन करेक्टली। इन चार में हमें बताना है कौन सा नाम जो है वो सही लिखा गया है। तो हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के चार रूल्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1 इज मैंगीफेरा इंडिका, इसमें आप देखें एम भी कैपिटल है, बिल्कुल सही है। जीनस का नाम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जो स्पीशीज होती है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मैंगीफेरा इंडिका, इसमें पहला ही लेटर स्मॉल है, जीनस का नाम हमेशा पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, ये भी गलत है। उसके बाद तीसरा जो है मैंगीफेरा इंडिका, ये सही है क्योंकि पहला लेटर जो है वो कैपिटल में है और जो स्पीशीज का नाम का पहला लेटर है वो स्मॉल है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 17, इन टैक्सोनॉमी फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, फैमिली कहाँ पे प्लेस्ड है? ये देखिए फैमिली कहाँ पे प्लेस्ड है, जीनस और ऑर्डर के बीच में प्लेस्ड है। देखिए ऑर्डर और जीनस के बीच में है फैमिली, तो यहीं से ऑर्डर और जीनस के बीच में है फैमिली। देखिए ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑर्डर और जीनस के बीच में है फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है assertion और रीजन है। सबसे पहले हम assertion को पढ़ लेते हैं। The taxonomic hierarchy is a system of arranging organism into successive level of classification, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो taxonomic hierarchy है इसमें हम organisms को क्या करते हैं, एक arrangement देते हैं on the basis of similarity of characters, जो 7 कैटेगरीज बनाएगी। जैसे कि किंगडम है सबसे ऊपर, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, किंगडम। उसके बाद फाइलम, उसके बाद फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो अरेंजमेंट है, ये ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए है, इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है, इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, देन स्पीशीज। अब जब
ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसी को कहते हैं। और यही बात ये पूछ रहा है, बिल्कुल कहते हैं। तो उसके बाद अगली बात क्या पूछ रहा है ये? रीजन दे रहा है, ईच सक्सेसिव हायर लेवल ऑफ हायरार्की कंटेन्स ऑर्गेनिज्म विद इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज। जो भी हायर लेवल ऑफ, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हायर लेवल ऑफ कैटेगरी की तरफ जाएंगे, जैसे स्पीशीज से जब हम जीनस की तरफ जाएंगे, जीनस से फैमिली की तरफ जाएंगे, तो सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर क्या होगा? सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर डिक्रीज होगा। देखिए, सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर डिक्रीजेस, सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर क्या होगी? कम होती जाएगी। इनकी फैमिली है, कैट की भी सिमिलरिटी है टाइगर के साथ, लेकिन उतनी नहीं है जितनी के मतलब एक सेम जीनस की आपस में होगी, जितनी कि लायन की होगी, टाइगर की होगी, उतनी कैट के साथ उनकी नहीं होगी, क्योंकि कैट क्या है? कैट फैमिली है। जब फैमिली की तरफ गए तो सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये वही चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जब हम नीचे से स्पीशीज से किंगडम की तरफ गए, तो जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ गए तो सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर ये बोल रहा है कि इंक्रीज होगी, तो ये गलत बोल रहा है। सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर जनरली रिटन इन। इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेटर में लिखे जाते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से लिखा गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो लीनियस साहब ने दिया था, तो उसमें लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? लैटिन होनी चाहिए। ठीक है, Which one of the following correctly describes species? इनमें से कौन स्पीशीज को डिस्क्राइब कर रहा है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता हो। तो एक जीनस जो होती है, उसके सेम जीनस के ऑर्गेनिज्म भी एक हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई स्पीशीज की डेफिनेशन नहीं हुई यहाँ पर। और एक सेम फैमिली के ऑर्गेनिज्म भी एक हैबिटेट शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कैट है, लायन है और टाइगर है। ये सभी एक फैमिली के हैं, और ये सभी कहाँ पे रहते हैं? ये सभी लैंड में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ठीक है ना, तो ये तो कोई स्पीशीज की बात ही नहीं है खास। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही आपस में इंटरब्रीड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन से। ह्यूमंस आपस में क्या करते हैं? मेटिंग करते हैं। ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी आपस में सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मेटिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के नहीं कर सकते। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, ये भी गलत है, क्योंकि स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। नो नो नो, स्पीशीज मिलके जनरा बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ये भी गलत है। ठीक है, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन तो सही है। और रीजन क्या है? Species consist of interbreeding natural population that are reproductively isolated from other such groups. Species जो है वो interbreed करती है, और एक species को दूसरी species से isolate कर सकते हैं। ठीक है, isolated होती है, एक species दूसरी species से isolated होती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों true हैं। A is true, reason is true, दोनों। क्योंकि species जो है, एक स्पीशीज जो होती है वही आपस में सेम स्पीशीज इंटरब्रीड करती है, और उसको हम दूसरी स्पीशीज से अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। सिस्टमैटिक इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। क्योंकि टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर तो उसमें भी होता है, क्लासिफिकेशन भी होती है, लेकिन इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सिस्टमैटिक डील्स ओनली विद नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। सिस्टमैटिक नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सब के साथ डील करता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज
फॉल्स, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, assertion, assertion क्या है? In scientific writing the generic name always begin with a capital letter। बिल्कुल जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से बिगन होता है, बात सही है। रीजन क्या है? द जेनरिक नेम रिप्रेजेंट द फैमिली। नो नो नो, जेनरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगी। और इसीलिए हम यहाँ पे assertion को ट्रू लिखेंगे और रीजन को फॉल्स लिखेंगे। ऑप्शन आएगा सी। assertion है क्वेश्चन नंबर 24 में, फैमिली इज ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड रिलेटेड जेनरा। देखिए फैमिली क्या होती है? फैमिली रिलेटेड बहुत सारे जेनरा मिलके फैमिली बनाते हैं। देखिए आपको हमने पीछे भी ये दिखाया, देखिए देखिए बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, बहुत सारी स्पीशीज मिलके जीनस बनाती हैं, बहुत सारी फैमिली मिलके आर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, और ये यहाँ पे यही बात कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? फैमिली जो है वो एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जो रिलेटेड जेनरा से मिलके बनती है। बात तो बिल्कुल सही है। जेनरा प्लेस्ड इन द सेम फैमिली शो सम कॉमन सिमिलरिटीज। जो जेनरा होंगे जो कि सेम फैमिली में प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर कुछ कॉमन करेक्टर होंगे। ठीक है, बहुत सारे जेनरा एक फैमिली के अंदर होंगे, उनके अंदर तो कुछ करेक्टर तो होंगे। ठीक है ना, तो ये बात भी सही है। एम्स 2012 में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसमें दोनों ही ट्रू होंगे। assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। कहाँ पे ऑप्शन? assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर टू। सिस्टमैटिक किसे कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सिस्टमैटिक किसे कहते हैं? जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें और उसकी डाइवर्सिटी, उसकी चेंजेस, उसका सब कुछ, उसको नाम दें। डाइवर्सिटी में तो सब कुछ आ गया ना, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, उसके बाद ठीक है ना क्लासिफिकेशन, उसके बाद साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखिए टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हम स्टडी नहीं करते, लेकिन सिस्टमैटिक में करते हैं, सिस्टमैटिक में इंक्लूडेड होता है, तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, टैक्सोनॉमी इसी को कहते हैं। टैक्सोनॉमी डील्स, नो 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 नो, टैक्सोनॉमी डज नॉट डील विद evolutionary relationships, taxonomy deal with all these three: nomenclature, classification and identification। evolutionary relationship से systematic deal करता है, फिर से वही बात है। assertion is true, reason is false, assertion is true, reason is false। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, which one is not a taxonomic category? फ्लोरा, ये तो देख के ही आना चाहिए। assertion, in binomial nomenclature the specific epithet, the species specific epithet always begin with a small letter। बिल्कुल सही बात है। the specific epithet represent the genus of organism, no, it represent the species। so assertion is true, reason is false। ठीक है, जो नाम का दूसरा कंपार्टमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका जो है हाउस फ्लाई है, और इसका मैंने नाम लिखा मस्का डोमेस्टिका में। जो पहला है मस्का, ये जीनस है, और जो डोमेस्टिका है ये स्पीशीज है। जब भी हम नाम लिखते हैं तो जीनस का नाम पहला हरफ कैपिटल में और स्पीशीज का स्मॉल में। ठीक है, और स्पीशीज किसको, सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, वो स्पीशीज को डिनोट करता है, वो स्पीशीज को लिखते हैं हम, स्पीशीज का नाम लिखते हैं। यही बात बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, assertion, फैमिली इज ए हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देन जीनस। बिल्कुल सही बात है, फैमिली हायर कैटेगरी है, बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं। ठीक है, फैमिली इंक्लूड रिलेटेड जनरा हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको लायन और कैट की एग्जांपल दी थी, सभी एक ही फैमिली में आते हैं, फैलिडी में आते हैं। ठीक है, और इनके जीनस होते हैं अलग अलग। ठीक है, बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, और तो यहाँ पे दोनों चीजें सेम हैं, तो आंसर क्या आएगा?
assertion is true, reason is true और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आ गई बात अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 assertion है in which in scientific names both genus and species name are italicized or underlined specially separately sorry। तो जो साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं तो अगर हम उसे प्रिंट कराएंगे तो इटैलिक्स में फॉन्ट यूज करेंगे और अगर हैंड से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये रूल है, ठीक है, बिल्कुल सही रूल है, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में है। साइंटिफिक नेम आर लैटिनाइज्ड फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है, लैटिन में लिखे जाते हैं ताकि उनको पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। अगर किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे, अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे अलग अलग, तो फिर नाम को पूरी दुनिया में नहीं, है ना, एक ही नाम से नहीं जाना जाएगा तो दुनिया पूरी में एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए एक लैंग्वेज चुनेगी, तो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं ताकि पूरी दुनिया में उनको एक ही नाम से एक्सेप्ट किया जाए, पूरी दुनिया को पता हो कि पाइसियम स्टाइवम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और दोनों करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन दे रहा है assertion की, रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 assertion a genus may contain one or more species, जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा ल्यू, पैंथेरा प्राडस, इनके अंदर जीनस क्या है, जीनस क्या है पैंथेरा, स्पीशीज क्या है टाइग्रस, लियू, प्राडस, ये सारी की सारी स्पीशीज हैं, ठीक है ना। Species belonging to a genus show more similarities among themselves than with species of other genera, बिल्कुल जो स्पीशीज एक जीनस को बिलोंग करती हैं वो आपस में ज्यादा सिमिलरिटीज दिखाएंगी एज कंपेयर टू किसी और जेनरा से। तो दोनों बातें सही हैं। तो assertion is true and reason is ट्रू, दोनों, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन इसका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 assertion सिस्टमैटिक इज ब्रॉडर टर्म देन टैक्सोनॉमी, बिल्कुल सिस्टमैटिक ब्रॉडर टर्म है क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आते हैं, और टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की स्टडी को कहते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दोनों चीजें सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। assertion and reason are true and reason is the correct explanation, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 is which taxonomic category contain the maximum number of organism, किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, किंगडम के अंदर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे फाइलाज मिलके एक किंगडम बनता है, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, ठीक है, टीनोफोरा है, प्लेटियलमिंथस है, मेटियलमिंथस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेटा है, कार्डेटा है, बहुत सारे मिलके किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक फाइला के अंदर आते हैं, और बहुत सारी जीनस मिलके एक फैमिली के अंदर आते हैं, बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक जीनस बनाते हैं, और फिर सब के सब एक किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है, बात तो सही है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन ए डेफिनेट सीक्वेंस, बिल्कुल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं, अरेंजमेंट में होती हैं। ईच हायर कैटेगरी, ठीक है, इंक्लूड वन और मोर लोअर कैटेगरीज शोइंग फीवर सिमिलरिटीज, बिल्कुल हर एक जो हायर कैटेगरी होती है वो नीचे वाली जो लोअर कैटेगरीज होती हैं उनसे मिलकर बननी होती है, और उसके बाद जो नीचे वाली कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे बोल रहा है शोइंग फीवर सिमिलरिटीज, उनके अंदर सिमिलरिटीज, ईच हायर कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर लोअर कैटेगरीज शोइंग फीवर सिमिलरिटीज, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि उनके अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, ठीक है, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है, असर्शन भी रीजन भी, क्योंकि जो हायर कैटेगरी होती है वो लोअर कैटेगरी से मिलकर बनती है, और लोअर कैटेगरीज के अंदर कुछ जैसे किंगडम के अंदर होते हैं फाइलाज, बहुत सारे फाइलाज जो हैं, जैसे किंगडम मोनेरा के अंदर हैं, सॉरी किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो फाइलम हैं बहुत सारे, तो उनके जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिमिलरिटी है ना, सेल वाल नहीं होती,
ठीक है ना, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो लेकिन जब हम नीचे नीचे जाते रहेंगे, फैमिली, फिर ऑर्गेनिज्म की, फिर उसके बाद स्पीशीज, तो स्पीशीज तक जब जाएंगे तो सिमिलरिटी इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी डिक्रीज होगी। वही उसी बात पे फिर से क्वेश्चन आया था। तो विच लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शो मैक्सिमम सिमिलरिटीज, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में भी। इनमें अब हमें बताना है मैक्सिमम सिमिलरिटी कौन दिखा रहा है। तो इन सब में सबसे नीचे क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज, वही दिखाएगा। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द ऑथर नेम इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज नेम, आफ्टर द स्पीशीज नेम, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स के अंदर फोटोसिंथेसिस इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 2018 में बिल्कुल हलवा सवाल आया है। द साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के साथ टैक्सोनॉमी डील करती है, ठीक है। इवोल्यूशन के साथ साथ, देखिए इवोल्यूशन जब इसके साथ ऐड हो जाता है तो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के साथ डील करती है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो सिस्टमैटिक होता है। तो सिर्फ नॉमेनक्लेचर के साथ, आइडेंटिफिकेशन के साथ कौन डील करता है, टैक्सोनॉमी। Which is the largest taxonomy category among the following? हायर कैटेगरी जो होगी वही जो होगी वो इनमें क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। तो इन सब में क्या है, बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक क्लास बनाती हैं। तो इसका आंसर आएगा सी। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर हायरार्किकल because they are based on similarities. Higher categories include lower ones. They are artificial, they are fixed. ये hierarchical इसलिए हैं क्योंकि ये based on similarities, based on similar characters, organisms को taxonomic categories में रखा गया है। जिनके बहुत ज़्यादा similar character होंगे, इंटरब्रीड करेंगे वो species में, ठीक है ना। तो जो क्लासिफिकेशन की गई है ना वो बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर ही की गई है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर हायरार्किकल, ठीक है। इनकी हायरार्किकल अरेंजमेंट इसीलिए है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, इनमें कौन सा जो है टैक्सोनॉमिक स्टडी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज में ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है। Which of the following statements about species is correct? Member are morphologically different. Member तो देखने में एक जैसे होते हैं, तो हमें correct बताना है। तो member can interbreed and produced offspring. Member belong to different genera. Member live in different habitats. Member जो होते हैं वो देखने में सेम होते हैं, तो ये बोल रहा है डिफरेंट होते हैं, तो ये गलत बोल रहा है। और इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मेंबर सेम जेनरा से होते हैं क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक जेनरा बनाते हैं। और बिल्कुल ये बात जो है, लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, जो एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, उनका हैबिटेट भी एक ही होता है, ठीक है। इन बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर नेम्स आर जनरली रिटन इन, नेम्स किस में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं या उसे अंडरलाइन करके लिखा जाता है जब हाथ से लिखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो लैटिन होती है। विच वन इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम, बिल्कुल सही बात है, दो नाम होते हैं, एक स्पीशीज एक जीनस। फर्स्ट नेम डिनोट द जीनस, सही बात है। सेकंड नेम डिनोट्स फैमिली, गलत बात है, और यही इसका आंसर होगा। नेम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is not a correct statement about binomial nomenclature? binomial nomenclature के लिए कौन सी चीज इनमें करेक्ट नहीं है? It was proposed by Linus, सही बात है।
लिनिस ने प्रपोज किया था। साइंटिफिक नेम्स आर लैटिनाइज्ड, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं ये, बिल्कुल सही बात है, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। स्पीशीज नेम स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा है तो आंसर तो यही होगा। जीनस नेम प्रीसीड्स स्पीशीज नेम, पहले जीनस का नाम लिखा जाता है फिर स्पीशीज का नाम लिखा जाता है, सही बात है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या कहते हैं, टैक्सॉन को कौन इनमें से रिप्रेजेंट कर रहा है। टैक्सॉन क्या होता है, जैसे कि एक जीनस है, एक स्पीशीज है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को किसी भी लेवल पर, चाहे वो जीनस लेवल पे हो, स्पीशीज लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, किसी भी लेवल पर हो, तो उसको क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। प्लूरल को टैक्सा कहते हैं। ठीक है, प्लूरल मीन्स अगर हम 2-3 जेनरा एक साथ लें, तो कोई भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसी भी लेवल पर, चाहे जीनस लेवल पर हो, चाहे स्पीशीज लेवल पर हो, चाहे ऑर्डर लेवल पे हो, तो किसी भी यूनिट को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। एक को बहुत सारों को प्लूरल, इसके लिए टैक्सा। The author name is sometime written after the scientific name of species. बिल्कुल author name लिखा जाता है species के नाम के बाद। It indicate the person who first validly published the name. बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। एंड और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच कैरेक्टरिस्टिक मेक वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वायरसेस को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कौन सी चीज डिफर करती है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए नहीं, एबिलिटी टू म्यूटेट नहीं, लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, उनके अंदर सेल वगैरह नहीं होता। ठीक है, होस्ट के बाद नॉन लिविंग हो जाते हैं और होस्ट के अंदर जाके लिविंग हो जाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, और डब्ल्यूएम स्टैनले ने शो किया था कि वायरसेस could be crystallized and crystals consist largely of proteins. The book Systema Naturae was written by, किसने लिखी थी Systema Naturae बुक, लिनिस ने लिखी थी। चलो भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, which of the following does not show metabolism independently, इनमें हमें बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली मेटाबॉलिज्म नहीं दिखा सकता। मैंने अभी बोला वायरसेस जो होते हैं अगर उनको होस्ट ना मिले तो वो नॉन लिविंग कहलाते हैं, होस्ट के अंदर जाके उसी का सब कुछ खाते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाते हैं